हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर्स स्टार्ट करेंगे। और रियल नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं रियल नंबर्स का आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। वैसे तो हमने रियल नंबर्स 9th में स्टार्ट कर दिया था, लेकिन थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो बच्चों, रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स दो नंबर्स को मिला के बनते हैं, ठीक है। एक होता है रैशनल नंबर, ठीक है, रैशनल नंबर, और दूसरा होता है इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर में कौन कौन सी चीजें आती हैं बच्चों? तो रैशनल नंबर में आते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। देन इसमें आते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स। इसमें आते हैं इंटीजर्स, इंटीजर्स, ठीक है। तो रैशनल नंबर में हमारे क्या क्या आ गए बच्चों? एक आ गया नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स, ये तीनों नंबर आते हैं। अब मैं थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगी कि रैशनल नंबर में जो नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर्स होते हैं, इसे ये क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स बच्चे काउंटिंग नंबर्स होते हैं और ये 1 से स्टार्ट होते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। होल नंबर्स, नेचुरल नंबर में 0 को भी इंक्लूड कर दीजिए तो ये होल नंबर बन जाते हैं, ठीक है। और इंटीजर्स सारे नेगेटिव नंबर, ठीक है, और सारे पॉजिटिव नंबर, ये सब इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। तो ये तीनों रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर जो नहीं होते हैं वो इरैशनल नंबर होते हैं। तो मैं थोड़ा आपको बताऊं कि रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिसको आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। p और q इंटीजर्स होने चाहिए एंड q शुड नेवर बी इक्वल टू 0। तो जिन नंबर को आप p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, जिसमें p और q इंटीजर्स होंगे और q कभी भी 0 नहीं होगा, उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है रैशनल नंबर के बारे में, वो है उसका डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है रैशनल नंबर का? तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है रैशनल नंबर का, वो होता है दो तरीके का हो सकता है। एक हो सकता है कि उसका रिमाइंडर 0 हो जाए, उसका रिमाइंडर इक्वल्स टू 0, और अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि उसका रिमाइंडर 0 नहीं हो। अगर रिमाइंडर 0 नहीं हो, आर इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, तब जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको आपको बताऊं कि ये टर्मिनेटिंग क्या होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। ये सब हमें 9th क्लास में पढ़ रखा है, फिर भी एक छोटा सा हम रिकैप कर रहे हैं, ठीक है। 9th में हमने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, टर्मिनेटिंग का मतलब है, जैसे मान लीजिए हमने 4 को डिवाइड कर दिया 5 से, तो कितना आएगा? देखिए 5 एक डेसिमल, एक 0, 5 8 या 40, सो हमारा आंसर आ गया 0.8। तो आप देख रहे हैं ना, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया? यहाँ पे 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि आपका ये जो डिवीजन है वो खत्म हो गया, वो आगे और नहीं चल रहा है, टर्मिनेट कर गया वो। दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। दूसरा है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या आएगा? 3.3333 कुछ ऐसा नंबर आएगा, और ये टर्मिनेट नहीं करेगा, इसका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो हम कहेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, दोनों ही रैशनल नंबर है। 10/3 को भी हमने p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, और 4/5 को भी हमने p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा है, और q किसी का भी 0 नहीं है। इसका मतलब क्या है कि बोथ आर रैशनल नंबर बट बोथ ऑफ देयर डेसिमल एक्सपेंशंस आर डिफरेंट। जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा उसका रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा। तो ठीक है, ये था हमारा रैशनल नंबर। अब हम बात करते हैं इरैशनल नंबर की। तो बच्चों, इरैशनल नंबर वो होता है जिसका विच कांट बी रिटन, विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, ठीक है, जिसको हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, रिटन इन
P/Q, इस फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डेसिमल एक्सपेंशन ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। बच्चों ये सारी 9th क्लास की चीज़ें हैं, ये हमने 9th में पढ़ी है, लेकिन चूंकि चैप्टर का नाम रियल नंबर है तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रही हूँ कि रियल नंबर में रैशनल और इरैशनल नंबर्स को का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर क्या होता है, इरैशनल नंबर क्या होता है, दोनों के डेसिमल एक्सपेंशन क्या होते हैं, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि कभी ये टर्मिनेट नहीं करेगा और ना तो ये रिपीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई नंबर लिखा 0.0100100001 डॉट डॉट डॉट, आप देख रहे हैं ये कहीं ये रिपीट नहीं कर रहा है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं और ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, तो ये एक इरैशनल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं 0.121234 डॉट 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 डॉट, तो ये भी देखिए ना टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है। तो ऐसे जो डेसिमल एक्सपेंशंस होते हैं विच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स। एंड रियल नंबर क्या है बच्चों, तो रियल नंबर दुनिया के सारे नंबर्स का एक कॉम्बिनेशन है रियल नंबर, जिसमें आपके रैशनल नंबर भी आ गए और इरैशनल नंबर भी आ गए, रैशनल भी आ गए और इरैशनल दोनों आ गए, दोनों मिलके होते हैं रियल नंबर। तो आपसे अगर कोई कहे कि एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, राइट, एवरी इरैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, राइट, बट इफ समवन विल से यू दैट एवरी रियल नंबर इज रैशनल देन इट विल बी नॉट करेक्ट, ओके। एवरी इरैशनल नंबर इज रियल, दिस विल बी ऑल्सो नॉट करेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि रैशनल नंबर्स हमेशा क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स जो होते हैं वो रियल नंबर के अंदर आते हैं और इरैशनल भी रियल नंबर के अंदर आते हैं। तो ये हो गया हमारा रियल नंबर्स। इस चैप्टर में जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है बच्चों, ये कहता है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स। इसका मतलब समझते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं, कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख सकते हैं और दो कॉम्पोजिट नंबर के जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होंगे वो यूनिक होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने लिख दिया 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 और 3 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 4 4 3 12, और ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो हमने इस कॉम्पोजिट नंबर को, ये जो हमारा 12 था वो क्या था, कॉम्पोजिट नंबर है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख दिया, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में लिख दिया, ठीक है। मान लीजिए हमें कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं 18, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 2, ये भी प्रोडक्ट ऑफ प्राइम है। लेकिन इसमें और इसमें जो प्राइम नंबर्स हैं, इसमें दो 2 है और एक 3 है, 2 है ना, और इसमें देखिए 3 2 है और एक 3 2 है और 2 1 है। तो आप देखिए ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स है, लेकिन इसमें और इसमें जो नंबर ऑफ फैक्टर्स है प्राइम्स के वो अलग अलग है, ठीक है। आप इसको कैसे भी लिखिए, आप इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 लिखिए, 3 इंटू 2 इंटू 2 लिखिए, अब जैसे भी लिखिए वो सेम ही होता है, किसी भी ऑर्डर में आप लिखिए उससे में फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कॉम्पोजिट नंबर्स के जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होते हैं वो यूनिक होते हैं। इसी पर बेस्ड हमारा जो है वो है एक्सरसाइज 1.1। लेकिन इससे पहले हमें जो चीज़ पढ़नी है वो है आपका एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम एंड एचसीएफ किस चीज़ का, कोई भी दो नंबर का आप एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अभी तक हमने एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो सीखा है, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का यूज करके हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो चलिए इसका एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20, मान लीजिए आपसे कोई कहता है एलसीएम और एचसीएफ निकालो 6 और 20 का, तो सबसे पहले आपको 6 का प्राइम फैक्टर निकाल देना है, ठीक है, और 20 का भी प्राइम फैक्टर निकाल देना है। निकाल दिया, 6 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 3, इसको आप 3 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा हम और आगे कर देते हैं, और 20 का आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1।
ये हमने लिख दिया। अब बच्चों देखो ये जो है ना, यहाँ इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 1, और यहाँ पे देखिए 2 का पावर 2 लिख सकते हैं इसको हम, 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 1। ठीक है, अब आपसे कहेगा HCF निकालो इसका। तो HCF निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो चीज़ें इन दोनों में है, जो प्राइम नंबर इन दोनों में है उसको देखना है। इन दोनों में 2 है, और 2 का जो कम पावर है, जो मिनिमम पावर है, इसमें 2 का पावर 2 है और इसमें 2 का पावर 1 है, तो हमें मिनिमम पावर ऑफ 2 लेना पड़ेगा, 2 का पावर 1। ठीक है, तो इसका हो गया आपका HCF इज 2। और आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ कॉमन नंबर देखने हैं दोनों में से, और कॉमन में से जिसका कम पावर है वो लिखना है HCF में। LCM में क्या करना है आपको, जो दोनों में है उसका ज्यादा वाला पावर लेना है। तो इन दोनों में 2 है, और 2 का ज्यादा पावर क्या है, 2, ये वाला, तो हम 2 का पावर 2 लिख देंगे। और ये जो बचे हुए नंबर है ना, ये जितने नंबर बचे हैं 3, 5, ये सब लिख देंगे इसके साथ मल्टीप्लाई में, 3 इंटू 5, ये हो गया 4 इंटू 3 इंटू 5, सो 6, आई थिंक इट विल बी 60। 40 12 60। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया LCM एंड HCF। आपको थोड़े बड़े नंबर का निकालने के लिए आ सकता है, तो आपको प्रोसेस यही करनी है। अब देखिए एक और चीज़, आपको एक फॉर्मूला पढ़ना है इसमें। उसमें क्या कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई HCF। ये एक फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है कि कोई भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो उसके LCM और उसके HCF के बराबर होगा। चलिए इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कौन कौन से नंबर लिए, 6 और 20 लिया है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 20। इसका LCM कितना है बच्चों, LCM हमारा है 60 और HCF है 2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 120 आ गया, इनको भी मल्टीप्लाई करके 120 आ गया। तो हमने क्या दिखा दिया, हमने दिखा दिया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। सो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। कई बार आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर गिवन होगा, LCM गिवन होगा, HCF निकालने के लिए कहेगा। कई बार LCM और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर गिवन होगा, HCF निकालने के लिए कहेगा। तो आपको इसी फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, इसी छोटी सी बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस है हमारा एक्सरसाइज 1.1। तो हम लोग करेंगे अभी एक्सरसाइज 1.1 ऑफ क्लास 10th। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, हमें क्या करना है बच्चों कि ये जो नंबर्स हमारे पास गिवन है उसको हमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स फैक्टर में लिखना है। ठीक है, तो चलिए लिखना शुरू कर देते हैं इसको फटाफट करके। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो बच्चों देखो ध्यान से, क्वेश्चन है हमारा 140 और हमें क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। हमें इसका क्या करना है बच्चों, प्राइम फैक्टर निकालना। निकालते हैं 140 को हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, हमारा आएगा 70। ठीक है, फिर 2 से लगाते हैं तो ये आएगा 35। ठीक है, फिर हम इसको 5 से लगा सकते हैं क्योंकि प्राइम नंबर है, ये 5 है लास्ट में, 5 7 जा 35। ठीक है, और हम इसको लास्ट में 7 से लगा देते हैं, 7 1 जा 7। हमने लिख दिया 140 का प्राइम फैक्टर क्या, तो हम लिख देंगे 140 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब देखिए 2 का कितना पावर होगा यहाँ पे 2, तो हम इसको 2 का पावर 2 लिख देंगे, 5 का पावर 1 लिख देंगे और 7 का पावर भी 1 लिख देंगे। पावर 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, आप नहीं भी लिखोगे, बस ऐसे ही छोड़ दोगे तब भी आपका आंसर बिल्कुल सही है। बस आपको इतना ही करना है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिखना है सबका। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट है आपका 156। पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 जा 14, 2 8 जा। ठीक है, देन अगेन 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा, फिर 3 से 3 13 जा, फिर 13 से, है ना।
तो हम इसको लिख सकते हैं 156 इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 एंड दिस विल बी 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। बस हमने क्या किया, ये जो नंबर हमारे पास गिवन था उसको हमने प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख दिया। हमें यही करना है इसमें, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट है हमारा 5005, ठीक है। तो ये देखिए जब भी लास्ट में 5 हो ना, आपको आंख बंद करके उसको 5 से डिवाइड करना है। 5005 है क्योंकि 5 भी एक प्राइम नंबर होता है। 1001, ठीक है। फिर हम इसको लगाएंगे, आई थिंक 7 से इसको लगा सकते हैं ना। 7 1 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, 2 1, 7 3 जा। फिर हम इसको लगाएंगे 11 से, 11 3 जो हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 5005 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एज दिस। हो गया हमारा आंसर, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा एक है थर्ड था हमारा, ये हमारा फोर्थ था, कोई नहीं ये हमने पहले कर दिया, ये हमारा फोर्थ था, अब हमारा थर्ड आया है। थर्ड है हमारा 3825, ठीक है। 3825 को हम कर देते हैं पहले, लास्ट में जब भी 5 हो ना तो आप पहले 5 से लगा दीजिए। 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 2 5 5 5 जा, ठीक है। फिर इसको आप 5 से लगाइए। 5 1 जा 5, 2 5 5 जा 25, 5 3 जा, ठीक है। अब आप इसको 3 से लगा सकते हैं। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, अगेन 3 से लगा सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 17 जा। तो हमारा हो गया ये 3825 कैन बी रिटन एज 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17 एंड दिस विल बी 5 का पावर 2। इसको हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2 इंटू 17। सो हमने लिख दिया इसको एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, ठीक है। आते हैं हम इसके लास्ट पार्ट पे जो हमारा क्वेश्चन में 5 है और ये 7429, ठीक है। तो 7429 3 से नहीं जाएगा, 4 5 6 से भी नहीं जाएगा। तो बच्चों इसको हम पहले चेक करते हैं, 17 से ये जाएगा, ठीक है। 17 से ये जाएगा तो ये हो जाएगा 17 4 जा 68, 6 2, 17 3 जा 51 और ये हो जाएगा फिर आपका 17 7 हो जाएगा मेरे ख्याल से ना। 7 7 जा 49 होता है, ठीक है। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको। 7 4 जा 17 4 जा 68, 4 में से 8 गया 6 2, फिर 3 जा 45, 3 जा 51, हाँ हो गया। अब हम इसको कैसे लगाएंगे, इसको हम लगाएंगे अब 19 से, 19 2 जा 19 3 जा, ये आ गया आपका, ठीक है। तो ये आ गया 7429 इज इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। सो दिस इज आवर आंसर, ओके। लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। हमें क्या करना है बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं दोनों नंबर के और फिर हमें वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो होगा वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स होगा, ठीक है। ओके चलिए करते हैं इसको। देखते आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दो नंबर है आपके पास, एक है 26 और एक है 91। तो 26 का प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं पहले हम। 2 13 जा 13 1 जा। 91 का भी निकाल देते हैं हम। 7 1 जा 7 7 3 जा, ठीक है। तो हमारा ये आ गया 26 का फैक्टर आ गया बच्चों 2 इंटू 13 और 91 का फैक्टर आ गया 7 इंटू 13, ओके। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, देखिए जो नंबर दोनों में है, दोनों में क्या है 13 और दोनों का पावर 1 है, तो एचसीएफ हमारा 13 हो गया, ठीक है। और एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों, जो ये दोनों में है उसका सबसे छोटा वाला पावर यानी 13 और ये जो बच्चे में वो भी आपको लिखने पड़ेंगे। तो ये आपका हो गया 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। सो दिस विल बी 182। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। चलिए अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। क्या करना है हमें,
पहले तो उन्होंने बोला एलसीएम निकालो, फिर उन्होंने बोला एचसीएफ निकालो, अब वेरीफाई भी तो करनी है, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई 91, ये मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आ जाएगा 2366, कुछ ऐसे ही आएगा, ठीक है। और आप निकाल दीजिए एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, एलसीएम हमारा 182, एचसीएफ हमारा 13, इसको भी मल्टीप्लाई करके देखना, आपको सेम नंबर मिलेगा। इसका मतलब क्या है, हमें मिल गया कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, ये हमने शो कर दिया, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, हो गया वेरीफाई, ठीक है। इसी में सेकेंड पार्ट है हमारा 510 एंड 92, ठीक है। एक और क्वेश्चन है हमारा, इसका सेकेंड पार्ट यहीं पे हम कर देते हैं इसको, ठीक है। ये हमारा है बी पार्ट जो है 510 एंड 92, तो 510 का पहले फैक्टर निकाल देते हैं हम, ये हो जाएगा 2, 2 2 जा 4, 1 1 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये हो गया। फिर हम इसको 5 से लगा देते हैं, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, फिर 3 से लगा देते हैं, 3 1 जा 3, 3 17 जा, तो ये आ गया हमारा 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, ठीक है। 92 का भी निकाल देते हैं, पहले 2 से लगाते हैं तो 2 4 जा 8 6, फिर 2 से लगाते हैं 223, ठीक है। तो 510 का हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 प्राइम फैक्टर, और 92 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 23। अब यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, ये तो सेम ही है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 का सबका पावर 1 ही है, इसको हम 2 का पावर 2 इंटू 23 लिख सकते हैं, ठीक है। अब एचसीएफ देखना है हमें बच्चों, तो एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो उसका मिनिमम पावर एचसीएफ होता है, जो दोनों में कॉमन हो उसका मिनिमम पावर, दोनों में कॉमन 2 है और 2 का मिनिमम पावर 1 है, तो एचसीएफ हमारा हो गया 2। एलसीएम क्या होता है बच्चों, जो हमारा दोनों में है उसका मैक्सिमम पावर, तो दोनों में 2 है उसका मैक्सिमम पावर 2 है, और जो बचे हुए नंबर है ना इन सबको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 5 3 जा 15 इंटू 17 इंटू 23, सो दिस विल 60 इंटू 17 इंटू 23, 6 7 जा 42, 6 1 जा 6 और 4 10, 6 7 जा 42, 6 7 जा 42, 1020 इंटू 23, मल्टीप्लाई कर देना, आपका आ जाएगा 46920, ठीक है। तो अब हम वेरीफाई कर लेते हैं, पहले हम निकाल देते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नहीं इसको मल्टीप्लाई करके ये इतना नहीं आएगा, गलती कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको आप 23 को करेंगे तो ये आ जाएगा 23460, ये आएगा, ठीक है। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स निकालना है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हम निकाल देते हैं, 510 मल्टीप्लाई 92, ये आ जाएगा 46920, ठीक है। और एलसीएम इंटू एचसीएफ भी निकाल देते हैं, ये हो गया आपका 2 इंटू 2 3 4 6 0, ये हमारा एलसीएम बच्चों, आप याद रखना, ठीक है, ये एलसीएम है हमारा। अब इसको मल्टीप्लाई करके भी उतना ही आ जाएगा 46920, दोनों की वैल्यू देखिए सेम आई है ना, देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम आ गई, तो हम बोलेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड, डन, ओके। इसमें एक और क्वेश्चन है हमारा थर्ड पार्ट है हमारा 336 एंड 54, इसके भी एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना और इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, ओके। 336 एंड 54, ठीक है, इसका हमें निकालना है एलसीएम एचसीएफ और फिर प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो इसका हमें प्राइम फैक्टर निकालना पड़ेगा, 2 से लगाते हैं, 2 16 2 जा 32, 8 2 8 जा 16, 4 अगेन 2 4 जा 2 जा, फिर 2 21 जा, देन 3 जा एंड 7 जा, निकाल दिया हमने। 54 का भी निकालते हैं, 2 27 देन
ये हो गया 27 के बाद 3933 निकाल दिया हमने। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यूज। 336 का फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, 4 टाइम्स 2 है तो हम इसको लिखेंगे 2 का पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। वैसे ही 54 को हम कैसे लिखेंगे बच्चों? 2 इंटू 3 का पावर 3। ठीक है, ये हमने लिख दिया 54 को। अब देखिए हमें HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF। तो HCF में जो चीज़ें दोनों में है उसका छोटा पावर, ये दोनों में देखिए क्या है, दोनों में आपका है 2 का पावर 1 और यहाँ पे 2 का पावर 2, तो इसमें से एक 2 आ जाएगा और 2 का छोटा वाला पावर आएगा। इन दोनों में देखिए 3 है और 3 का छोटा पावर कौन सा है? ऊपर, तो 2 और 3 का पावर 1। ठीक है, तो हमारा HCF हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी 6। अब हम LCM निकाल देते हैं। LCM के लिए दोनों का जो कॉमन पावर है, जो दोनों में कॉमन नंबर है उसका बड़ा वाला पावर लेना होता है। 2 का पावर 4, इन दोनों में 3 कॉमन है और 3 का ज़्यादा पावर इसमें है तो 3 का पावर 3 और एक 7 जो बच गया है वो भी हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 टू जा 4, 2 जा 2 जा 16 इंटू 27 इंटू 7। सो योर आंसर विल बी 16 इंटू 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 15 16 17 18, 189 को 16 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा LCM में 3024। ठीक है, ये आपका LCM हो गया। अब हम उसको वेरीफाई कर देते हैं। पहले हम प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू, 2 नंबर हमारे थे 336 एंड 54, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा 18144, कुछ ऐसा ही। ठीक है, उसके बाद HCF इंटू HCF का प्रोडक्ट निकालते हैं। LCM ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 3024, ये भी आ जाएगा 18144, दोनों सेम है तो हम बोलेंगे कि हमारा जो है वो वेरीफाई हो गया है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स is equal to LCM into HCF, hence verified. ठीक है, hence verified, done। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इन नंबर्स के LCM और HCF निकालने हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो एक एक करके करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 इंटू 15, 12 15 एंड 21। ठीक है, इनका हमें निकालना है LCM और HCF। तो सबसे पहले हम तीनों का प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं। 2 6 जा 12, 2 3 जा 3 1 जा 15 को 3 5 जा 5 1, 21 का 3 7 7 1 कर दिया। अब हम सबका प्राइम फैक्टर लिख देते हैं। 12 का क्या आ गया बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 2 और ये 3। देन 15 का क्या आ गया बच्चों? 5 इंटू 3, तो ये आ गया आपका 5 इंटू 3। देन आ गया 21 का आपका 3 इंटू 7, 3 इंटू 7। ठीक है, तो इसको भी हमने लिख दिया 7 इंटू 3। अब देखिए इन तीनों में कौन सा नंबर है बच्चों? तो इन तीनों में आप 3 को देख पा रहे हैं, है ना? तीनों में 3 है और सबका पावर 1 ही है। ठीक है, तीनों में 3 और सबका पावर 1 है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा बच्चों? HCF हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, और LCM क्या हो जाएगा? ये जो कॉमन है उसका सबसे ज़्यादा पावर यानी 3, और जो बच गए हैं वो सारे नंबर्स को आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, मल्टीप्लाई 7 यानी 420 इज आवर LCM। HCF इज 3, LCM इज 420। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है हमारा 17 23 एंड 29। ठीक है, बी पार्ट है 17 23 29। तो 17 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं। 17 का प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 17 का 17 1 जा 23 इज अ प्राइम नंबर, तो 23 1 जा 29 इज अ प्राइम नंबर, so 29 1 जा। ठीक है, सारे प्राइम नंबर्स हैं बच्चों।
तो 17 का हो जाएगा 17 इंटू 1, 23 का हो जाएगा 23 इंटू 1, और 29 का हो जाएगा 29 इंटू 1। अब आप देखिए इन तीनों में कॉमन तो कुछ है नहीं, 1 ही है कॉमन, तो हम 1 को लिख देंगे HCF। हमारा HCF हो जाएगा 1। और LCM कैसे निकालेंगे बच्चों? तो ये जो हमारे नंबर्स हैं वो सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 17 इंटू 23 इंटू 29 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप 17 इंटू 23 इंटू 29 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 11339। मल्टीप्लाई करके आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट पे, जो है हमारा जो है हमारा 8, 9 और 25। 8 का प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 2, 9 का 3 3 ज़ा, और 25 का 5 5 ज़ा 25। सो 8 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 2 का पावर 3 इंटू 1 लिख सकते हैं हम इसको। 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, यानी 3 का पावर 2 मल्टीप्लाई 1, और 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5, यानी 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई 1। HCF क्या हो जाएगा बच्चों? HCF आप देख रहे हैं इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब हमारे पास कोई भी टर्म कॉमन नहीं हो तो HCF 1 हो जाता है। HCF आपका 1 है। और LCM क्या हो जाएगा? जितने भी नंबर्स हैं उसके मैक्सिमम पावर, तो 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2, ये सारे हमारे LCM हो जाएंगे। मल्टीप्लाई करके आप देखना 1800 आएगा। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करके आपको आएगा 1800। सो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3। लेट अस कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, गिवन that HCF of 306 and 657 is 9, find LCM of 306 and 657। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी जगह इसी का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ओके। 2 नंबर्स आपके पास क्या क्या है बच्चों? 2 नंबर्स आपके पास हैं 306 एंड 657। ये 2 नंबर्स आपके पास गिवन है। इनका आपके पास HCF गिवन है। HCF कितना गिवन है बच्चों? 9, और आपको LCM निकालना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है ना कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये आपने पढ़ा है। आपको निकालना क्या बच्चों? आपको निकालना है LCM। तो HCF को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन, हमें HCF नहीं, हमें LCM निकालना है। तो LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन HCF। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर हमारा है 306 एंड 657। इसका HCF है 9। तो बस 9 से हम इसको काट देते हैं। 9 3 जा 27, 4 34 आ गया ये कट के। सो 657 मल्टीप्लाई 34 विल बी योर LCM, दैट इज 22338। यही हमारा LCM। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ना एग्जाम में तो कम आता है, पर इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो चीज़ बताना चाह रहा है ना, मैं चाहती हूँ आप इसको समझें अच्छे से एक बार। ठीक है, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कह रहा है कि चेक करो 6 का पावर n एंड करेगा विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर 1। पहले ना बच्चों आप क्वेश्चन समझो। जब आप क्वेश्चन समझ जाओगे तो आपके लिए आंसर लिखना इज नॉट अ बिग डील। ओके, क्वेश्चन को मैथ्स में समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आंसर लिखने के हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि चेक करो कि 6 का पावर जो n है ना, वो n के किस वैल्यू के लिए 6 का पावर n की जो वैल्यू आएगी उसके लास्ट में 0 आएगा, यानी वो एंड करेगा विद द डिजिट 0 से। फॉर एग्जाम्पल, फॉर n इज इक्वल्स टू 1, अगर हमने n की वैल्यू 1 डाल दी तो 6 का पावर n क्या बनेगा? 6 का पावर 1 बन जाएगा, और इसकी वैल्यू तो 6 ही आएगी ना। और 6 को अगर हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 इंटू 2। तो इसके लास्ट में 0 तो नहीं आ रहा है। अगर हम n की वैल्यू 2 लिखते हैं तो ये 6 की वैल्यू 2 हो जाएगी, और ये हो जाएगी 6 इंटू 6 यानी 36,
फिर इसका प्राइम फैक्टर निकालिए तो ये आ जाएगा 2 2 3 3। ये भी कहीं भी मल्टीप्लाई करके लास्ट में 0 नहीं आएगा। ठीक है, एक और हम चेक करते हैं n की वैल्यू 3 डाल के। ठीक है, अब हम चेक करते हैं n की वैल्यू 3 डाल के, तो ये हो गया 6 का पावर 3, यानी 6 इंटू 6 इंटू 6, ये भी आपका आ गया 216। इसका भी प्राइम फैक्टर निकालिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। ठीक है, तो आप देखिए, आपने n की वैल्यू ना कुछ भी डाल लो, n की कोई भी वैल्यू आप डाल लो, 6 का जो पावर बनेगा वो कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा। 6 का पावर 1 लिखिए, 6 का पावर 2 लिखिए, 6 का पावर 3 लिखिए, 6 का पावर 4 लिखिए, जब आप उसकी वैल्यू निकालोगे तो आंसर में कभी भी 0 लास्ट में नहीं आएगा। तो इसका रीज़न क्या है कि 0 नहीं आएगा? तो बच्चों देखो, अगर कोई नंबर है जिसके लास्ट में 0 है, जैसे 10 है, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आएगा? 2 इंटू 5। अगर 20 है तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 5। अगर 30 है तो इसका प्राइम फैक्टर क्या आ जाएगा? 2 इंटू 5। देख रहे हैं आप, जिस नंबर के भी लास्ट में 0 आता है उसके प्राइम फैक्टर में 5 आना ज़रूरी है, 5 का आना ज़रूरी है, तभी वो 0 बनेगा। लेकिन यहाँ पे 6 का प्राइम फैक्टर में कहीं पे भी 5 नहीं आ रहा है। आप देख रहे हो, 6 का पावर आप 1 लो तब भी उसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आ रहा, 6 के पावर 2 लो तब भी उसके प्राइम फैक्टर में 5 नहीं आ रहा, 6 के पावर 3 लो उसमें भी आप 6 कहीं भी 5 नहीं आ रहा है। तो जब तक कि प्राइम फैक्टर में 5 नंबर नहीं आएगा तब तक उस नंबर की वैल्यू, यानी उसका जब आप वैल्यू निकालोगे तो वो कभी भी एंड विथ 0 नहीं करेगा। किसी नंबर को भी एंड विथ 0 करना है तो उसके प्राइम फैक्टर में 5 का आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पर 6 का पावर में कहीं पे भी 5 नहीं आ रहा है उसके प्राइम फैक्टर में, तो हम कहेंगे कि 6 का कोई भी आप पावर ले लो, उसका कोई भी डिजिट ऐसा नहीं आएगा जिसके लास्ट में 0 आएगा। क्वेश्चन हमारा यही था। क्वेश्चन कह रहा है कि चेक करो, चेक करके बताओ कि 6 का जो पावर n है, क्या n की किसी वैल्यू के लिए ये एंड करेगा विद द डिजिट 0? तो हमने चेक किया 2-3, उसमें नहीं एंड किया। तो हम बस इसी चीज़ को जो समझे है ना, उसी को थोड़ा सा लैंग्वेज में लिखेंगे। उसी को हम क्या करेंगे बच्चों, थोड़ा लैंग्वेज में लिखेंगे। इसमें हम ये लिखेंगे कि इफ एनी नंबर ends with digit 0, it should be divisible by 10, or it should be divisible by 2 and 5। कोई भी नंबर अगर 0 से एंड करता है तो वो 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, यानी उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों होने चाहिए। ठीक है, हियर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 to the power n is equal to 2 into 3, 6 का पावर n, 6 को हमने लिख दिया 2 into 3, उसका पावर n बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कहीं पे भी 5 नहीं है इसके प्राइम फैक्टर में, इसलिए कभी भी एंड विद 0 नहीं करेगा। ठीक है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट 5 is not in the prime factor of 6n। 6n में कहीं भी 6n के प्राइम फैक्टर में कहीं भी 5 नहीं है। ठीक है, हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, 6n will not be divisible by 5। ठीक है, 6n कभी भी 5 से डिविजिबल नहीं होगा, और जब वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा इसका मतलब है कि उसके प्राइम फैक्टर में कहीं पे भी 5 नहीं आएगा। ठीक है, therefore 6n cannot be and with digit 0। इसलिए 6n कभी भी
जीरो के साथ एंड नहीं करेगा। यही था ये क्वेश्चन। और बच्चों ऐसा ही एक एग्जाम्पल का क्वेश्चन है जिसमें 4n को लेकर यही क्वेश्चन दिया गया है, आपको उसको भी एज इट इज करना है। ठीक है, चलिए आते हैं हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू दिस इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस आर कॉम्पोजिट नंबर। आपको बताना है कि ये दोनों कॉम्पोजिट नंबर क्यों हैं। तो बच्चों याद रखना, कॉम्पोजिट नंबर के कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा समझते हैं। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? कॉम्पोजिट नंबर होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो। मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मतलब मोर देन 2 मतलब 1 और इटसेल्फ के अलावा भी कोई फैक्टर हो। 1 एंड इटसेल्फ के अलावा कोई और फैक्टर हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 9 की बात करेंगे या 8 की बात करते हैं हम, तो 2 इंटू 4, तो 8 में 8 के 2 फैक्टर तो ही, 1 और 8 तो इसके फैक्टर है ही, इसके अलावा 2 और 4 भी इसके फैक्टर हैं। तो ये कॉम्पोजिट नंबर हो गया। 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 है ना। 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 6, आप इसको लिख सकते हो 4 इंटू 3, ऐसा करके। तो ये आप देख रहे हो 12 और 1 के अलावा इसके 2 फैक्टर और भी है। यानी किसी नंबर को अगर हम उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दें जिसमें वो दोनों उसके फैक्टर हो, तो हम कह देते हैं कि वो कॉम्पोजिट नंबर है। किसी भी नंबर को आप उसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दीजिए, 2 नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में, वो कॉम्पोजिट नंबर बन जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में भी वही करना है। जो क्वेश्चन हमारा गिवन है इसको हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिख देंगे और कहेंगे कि देखो ये प्रोडक्ट फॉर्म में आ गया, हेंस इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ओके, सो यू हैव टू डू दिस इन दिस क्वेश्चन। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। ठीक है, मेरा आप क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अब देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस, इस 13 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 13 इंटू 1 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 तो सबके साथ मल्टीप्लाई होता है। अब इन दोनों में देखिए 13 दोनों में है, तो हम 13 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो बचेगा क्या? 7 इंटू 11, और इसमें से 13 बाहर आ गया तो 1 बच गया। तो हो गया 13, 7 11 जा 77 प्लस 1, सो दिस इज 13 इंटू 78। हमने लिख दिया क्या? हमने लिख दिया इसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में। ठीक है, हमने ये जो नंबर गिवन था हम आपके पास में, इसको हमने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में। तो हो गया हमारा ये प्रूफ कि ये कॉम्पोजिट नंबर है। हम लिख देंगे हेंस द गिवन नंबर इज कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है, दूसरा वाला भी हम यही करेंगे। ठीक है बच्चों, दूसरे वाले को भी हमें यही करना है। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 को आप 5 इंटू 1 लिख दें। अब ये 1 और ये 1 हो गया। यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो हम 5 को कॉमन निकाल लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस ये 1 हो गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर देते हैं। ये हो गया 5 इंटू, ये सॉल्व करके देखिए कितना आ रहा है। ये आपका सॉल्व करके आएगा 1008 प्लस 1, यानी 5 इंटू 1009। हमने इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, हेंस इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। हेंस इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। किसी भी नंबर को अगर आपको कॉम्पोजिट प्रूव करना है तो उसको प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिख दीजिए, वो कॉम्पोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point. कह रहा है कि अगर दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they meet at the starting point? क्वेश्चन में थोड़ा समझाना चाहूँगी आपको, आप क्वेश्चन थोड़ा समझिए क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ, यानी एक सर्कुलर पाथ है कुछ ऐसा। ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ है। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक फील्ड है, स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ है। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया को इसका एक चक्कर लगाने में, इस स्पोर्ट्स फील्ड का एक चक्कर लगाने में 18 minutes का टाइम लगता है। ठीक है, और रवि को इसी फील्ड के एक चक्कर लगाने में रवि को कितना टाइम लगता है?
सोनिया को 18 मिनट्स और रवि को 12 मिनट्स। 12 मिनट में रवि एक राउंड लगा लेता है, ठीक है। अगर वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, अगर वो सेम पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो कह रहा है कि और सेम डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करते हैं, दोनों सेम ही डायरेक्शन मान लीजिए दौड़ रहे हैं, ठीक है। हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट आफ्टर अगेन, तो कितने मिनट्स के बाद वो वापस कहीं ना कहीं मिलेंगे, ठीक है। तो कितने मिनट्स के बाद वो वापस कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो आपको जब ऐसे क्वेश्चंस आए ना जिसमें आपको कहेगा कि भाई दोनों एक टाइम से स्टार्ट करता है, कितने मिनट्स के बाद वापस मिलेगा, वापस मिलने का मतलब यह है कि वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहा है, ठीक है। यानी एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। तो 18 का प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं, 2 इंटू 3 हो गया। और 12 का प्राइम फैक्टर निकाल देते हैं, 2 इंटू 3 हो गया, ठीक है। और एलसीएम कितना हो गया दोनों का? एलसीएम हो जाएगा आपका, देख लीजिए, इसको हम 2 का पावर 2 इंटू 3 लिख देते हैं, इसको 2 इंटू 3 का पावर 2। तो दोनों में देखिए जो हाईएस्ट पावर होता है वो एलसीएम होता है, इन दोनों में जो हाईएस्ट पावर है वो एलसीएम होगा, ठीक है। तो 4 इंटू 9 दैट इज 36 मिनट, यानी 36 मिनट्स के बाद वापस किसी न किसी जगह पे टकराएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10। मेरा गला थोड़ा ख़राब है तो इसलिए शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो प्लीज़ इग्नोर करें और आप वीडियोस देखें। वीडियोस देखने के बाद कोशिश करें चीज़ों को समझने की। कोई डाउट हो, कोई कंप्लेन हो, कोई भी तरह का कुछ कमेंट्स हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें। और होप कि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर सीइंग द वीडियो। थैंक यू।